हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे ईओ का एग्ज़ाम जो कि 26 नवंबर 2023 को आयोजित होना है लोक सेवा आयोग से। देखिए 15 दिन रह गए हैं मात्र। आप लोगों की तैयारी मैं मान के चल रहा हूँ कि कंप्लीट हो गई होगी, लेकिन अभी भी कुछ उसमें कसर बाकी रह गई हो। उस कसर को ही दूर करने के लिए बस आज मैं जो है मेरा उद्देश्य है कि उस कसर को दूर कर लिया जाए और इस 15 दिनों में, बचे 15 दिनों में उसका एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए। क्विक रिवीजन करने से होगा क्या, कोई चीज़ हो सकता है कि आप लोगों से भी छूट गई हो, वो भी कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट बस मेरा उद्देश्य है कि आप लोग सफल हों। बस मैं यही चाहता हूँ मेरे उत्तराखंड के जो कम्पिटिटर हैं वो सारे के सारे जो हैं जल्दी जल्दी अपने मैच को जीतें और अपनी अपनी जगहों पर को जाएँ और अन्य लोगों के लिए भी रास्ता छोड़ें। देखिए आप लोग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो है काफ़ी समय से तैयारी करते रहते हैं। देखो कुछ लोग 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 1 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 8 महीने से तैयारी लगातार कर रहा है। देखो विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। आज संकल्प कीजिए और जल्दी से जल्दी जो है अपने मंजिल को पाइए। मेरा ये मानना है कि जो है आप लोग ज़रूर इस चीज़ को जीत करके लेकर के आएंगे। आज जब मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आज उत्तराखंड राज्य का जो है स्थापना दिवस भी है, राज्य स्थापना दिवस। उस सब की बधाई आप सभी लोगों को। इसके अलावा जो है जिस दिन ये वीडियो पोस्ट हो रही होगी तो उस दिन जो है वो क्या कहते हैं कि आप लोगों का वीडियो को जो है पोस्ट करते समय धनतेरस की स्थिति होगी, तो धनतेरस की भी शुभकामनाएं। आगे जो है दिवाली की भी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये दिवाली आपके जीवन में जो है खुशियां लेकर के आए और जल्द जल्दी आप लोग अपने जॉब को पाएं। हम बात करते हैं ईओ के एग्ज़ाम की कि ईओ के एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में देखिए मोटे मोटे जो है पेपर के पैटर्न को देखें तो इस बार 2 पेपर होने हैं। 2 पेपर में फर्स्ट पेपर एक हिंदी का जिसमें कि वो 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 100 क्वेश्चनों का जो सिलेबस है वो बहुत ही समराइज छोटा सा ही सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन शब्द भंडार बहुत बड़ा है क्योंकि ये सारा का सारा जो पेपर आना है उसमें व्याकरण बिल्कुल ना के बराबर, ये टोटली जो है आपके शब्दों के ऊपर निर्भर करता है। देखिए वर्ण विचार से संबंधित जो है वह 15 क्वेश्चन आने हैं, यानी 15 मार्क्स। इसके अलावा जो शब्द समूह की अगर बात करें तो शब्द समूह एक बड़ा शब्द समूह जो है, क्योंकि देखिए जो भी हम लोग भाषा की बात करते हैं वो सब शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन्हीं शब्द को जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसमें कई सारे शब्द निकल करके आते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द जो है। इसके अलावा सगयुग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द। इस तरीके से जो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इनसे भी जो है नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी वाले शब्द यानी शुद्ध शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे। बस ये कि 10 नंबर जो है आप लोगों को लोकोक्ति और मुहावरे ये शब्दों का से थोड़ा हट करके है। विराम चिन्ह ये भी उससे हट करके है। इसके अलावा जो है अगर जब मैं कहूँ कि विकारी शब्द जो होते हैं, विकारी शब्द भी आपके पेपर में है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है ये 4 हैं। और इसी संज्ञा के साथ में जो लिंग, वचन और कारक, और साथ साथ में जो है क्रिया के साथ में काल लगे हुए हैं। बस इतना छोटा सा ही सिलेबस है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है ये। अब इस सिलेबस को पूरा करने के लिए जो है आप लोगों ने जो भी रणनीति बनाई होगी, आप लोगों ने लगभग सभी लोगों ने कोर्स कंप्लीट भी कर लिया होगा। अब केवल एक रिवीजन की बारी रह गई है, लेकिन रिवीजन भी बड़ी तेज़ी से करना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसे रिवाइज कर दिया जाए और कुछ छोटी छोटी वीडियो, बहुत बड़ी वीडियो देखने में शायद आप लोगों को असमंजस होती हो, इसीलिए जो है छोटी सी वीडियो आधे घंटे की जो है करके इसी तरीके से जो है कुछ 5-7 वीडियो अगर लेकर के आ जाऊँ तो हो सकता है कि आप लोगों का पूरा कोर्स रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले आज मैं हिंदी जो को ही स्टार्ट करना चाहूँगा। हिंदी जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है टॉपिक निकल करके आएगा, क्योंकि 100 मार्क्स निकल के आने हैं और अलग से एक बार हिंदी तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का जो है ये अगले पेपरों की भी तैयारी जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो एक साधे सब सधे बिल्कुल आप लोग लग जाइए। अब हम बात करेंगे हिंदी। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी का जो सबसे सार्थक जो
जो निकल करके आता है कि क्या चीज़ कैसे हिंदी की सार्थकता निकल करके आती है, तो हिंदी, जब हम भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का जो सबसे सार्थक, जो न्यूनतम जो इकाई होती है वो है शब्द। हालांकि जो है वो अक्षर और वर्ण से भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सार्थक नहीं है। केवल एक वर्ण से नहीं होता, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से ही हम लोग जो है अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। शब्दों का जब समूह निकाल करके लेके आते हैं तो वहाँ से हम लोग एक वाक्य होता है, वह भाषा की सबसे सार्थक इकाई होती है जहाँ हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। बात करते हैं भाषा, जो इन शब्दों का निर्माण हुआ है वर्ण से। वर्ण के लिए हिंदी भाषा में जो है वर्णमाला जो है बनी हुई है, जैसे अंग्रेजी की वर्णमाला होती है जिसमें सिर्फ 26 लेटर होते हैं। इसी प्रकार से हिंदी की वर्णमाला में कुल 52 अक्षर यानी वर्ण है। वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? कुल 52 अक्षर हैं। 52 वर्ण या अक्षर। ये 52 वर्ण या जो अक्षर हैं ये भी दो भागों में बटे हुए हैं, स्वर और व्यंजन। मुख्यतः जो है यही दो पार्टों में बटे हुए हैं। स्वरों की अगर बात करें तो स्वरों की संख्या है कुल 11। अब जो है हम लोग स्वरों से शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी करना है आप लोगों को। देखिए आप लोगों को आता सब कुछ है, लेकिन मेरा एक प्रयास रहेगा कि आप लोग जो है जल्दी जल्दी करें। वो 11 कौन कौन से हैं? अ, आ, इ, उ, रे, ए, ऐ, ओ और औ। यह कुल 11 मात्राएं हैं, यानी इन्हें मात्रा भी कहते हैं और यही स्वर भी है। स्वर को हम मात्रा भी कह सकते हैं। बस इन्हीं से ध्यान रखें कि ये जो स्वर हैं, ये जो 11 के 11 हैं, ये घोष कहलाते हैं। घोष या सघोष भी कहते हैं। घोष और सघोष एक ही शब्द है। इसमें किसी प्रकार का वो आप लोग भ्रम में ना रहें। कभी कभी होता क्या है, शब्दों से ही ये हमने सघोष तो पढ़े थे और अघोष पढ़े थे, लेकिन ये घोष कहाँ से आ गया? तो घोष सघोष एक ही चीज़ होती है। अब क्या करते हैं, इन्हीं शब्दों, ये जो स्वर हैं, इन स्वरों को जो है अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। मुख्यतः जो स्वर हैं हिंदी में वो दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर और होते हैं दीर्घ स्वर। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्वैमात्रिक। द्वैमात्रिक या दीर्घ स्वर को, अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, इ, उ और री। जबकि दीर्घ स्वर जो होते हैं, इसी का जस्ट ई, बड़ा ऊ, री भी होता है। मैं आपको बताऊंगा वो री कब कहाँ से कैसे आता है। इसके अलावा ए, ऐ, ओ और औ। ये कुल 11 स्वर हो गए। 4 स्वर ह्रस्व होते हैं और बाकी सब दीर्घ होते हैं। ठीक, ये द्विमात्रिक है। एक त्रैमात्रिक संस्कृत में इस्तेमाल होता है। त्रैमात्रिक, इसे पलुत स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर या त्रैमात्रिक या पलुत स्वर, जिसमें कि जो है इस तरीके से लिखा जाता है। वो आपने देखा होगा कई जगह ओम ऐसे करके लिखा जाता है, खास तौर से संस्कृत में। और इसी भी बल्कि ये 3 टाइप का लिखा हुआ होता है, यानी 3 बार लगा होता है। वो 3 कैसे लिखा जाता है? जैसे अब यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा तो ये 3, इसका मतलब राम, इसकी टाइमिंग ज़्यादा होती है। इनकी टाइमिंग सबसे कम होती है, इनकी उससे डबल टाइमिंग होती है। और ये 3 बार जो है ना, तिगुना, इससे 3 गुना टाइम इसमें लगता है। ठीक, सारे स्वर जो होते हैं घोष अर्थात सघोष होते हैं। थोड़ा आज
डिस्टरबेंस हो रहा होगा आप लोगों को, तो वहाँ से थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इन्हीं स्वरों की जो है कैसे कैसे निकल करके आते हैं। अब इस स्वरों का भी जब विभाजन करते हैं तो कई प्रकार की चीज़ निकल करके आती है जहाँ से प्रश्न पूछा नहीं, क्योंकि 15 नंबर लाने हैं यहाँ से, और 15 नंबर में बहुत कुछ पूछेगा। बहुत सारी चीज़ें तो पता भी नहीं है, हमने बस इतना ही पढ़ा हुआ है कि 11 स्वर होते हैं और जो है 33 व्यंजन होते हैं और तमाम चीज़ें 52 की गिनती आप लोगों को पूरी है। लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें से निकल कर आए, जैसे जीवा के जो है जीवा के उत्थापित जो है भाग या प्रयोग के आधार पर, यानी जीवा से जब हम प्रयोग करते हैं तब स्वरों के जो है इसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो वो है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य को केंद्रीय भी कह सकते हैं। ठीक, अभी कौन कौन से तो अग्रस्वर होते हैं? इ, इ, ए और ऐ। ठीक, केंद्रीय मध्य स्वर जो होता है वो सिर्फ अ से अनार। पश्च स्वर में आपके आते हैं आ से आम, उ, उ, ओ, औ, और एक अंग्रेजी वाला भी जो आता है आ, ये भी जो है इसी पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अब जीवा की ऊंचाई के आधार पर भी इनके विभाजन है। जीवा की ऊंचाई के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो जीवा की ऊंचाई या जो मुंह जब हम इन अक्षर जो है वर्णों को जब बोलते हैं यानी स्वरों को जब बोलते हैं तो मुंह कितना खुलता है, मुंह के खुलने के आधार पर जो होता है वह मोटे मोटे तौर पे तो ये 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी उन 2 के भी एक 2 पार्ट होते हैं, तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विवृत। विवृत स्वर, विवृत का मतलब होता है खुला मुंह, इस तरीके से। और एक होता है संवृत। संवृत का मतलब होता है लगभग बंद जैसा मुंह, ये बंद जैसा ही है। अब विवृत स्वर का भी एक तो होता है पूरा खुला हुआ मुंह, एक होता है अर्धविवृत यानी आधा खुला। अर्ध विवृत, खुला हुआ, आधा खुला। ये होता है बंद, लगभग बंद। और ये होता है अर्ध संवृत। ये होता है आधा बंद। अब ये तो वही वाला हो गया, एक गिलास में पानी रखा हुआ है आज जो दिखाई दे रहा है, कोई कहेगा कि आधा खुला हुआ है आधा बंद है, तो आधा खुला बंद भी बटे हुए हैं। ठीक है, आधा भरा हुआ है आधा खाली है जैसा ही, तो ये आधा खुला और आधा बंद। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, अब इसका विभाजन भी ये आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि याद के आधार पर ही कर सकते हैं। तो जो पूरा खुला हुआ होता है वो होता है आ से आम। जो अर्ध खुला हुआ है उसमें अ, ए, ऐ। ठीक, और इसी प्रकार से ये अंग्रेजी वाला आ भी इसी के अंदर आता है। यह आधा खुला है। बंद की बात करें तो ई उ आप देखेंगे मुंह आपको वैसे ही बन जाएगा। आप लोगों का मुंह ठीक आप इसे प्रोनाउंस करके देखेंगे तो वैसे ही मुंह बना हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। आधा बंद में आता है आपका, यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ आई है, यह आएगा ए।
और जो है एक इसमें आएगा आप लोगों का ओ। आधा बंद में ए और ओ आता है, और यहाँ पर जो है एक औ भी है, ये गलत, ठीक। तब विवृत स्वर आ, अर्धविवृत यानी आधा खुले हुए में अ, औ, आई, और ये आ, अंग्रेजी वाला जो बोलते हैं ना ऑरेंज, कॉलेज, आ कॉलेज, ठीक उस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन है। समृद्ध यानी बंद में ई उ उ, देखिए मुंह बिल्कुल बंद ही दिखाई देगा। अर्ध समृद्ध में आधा बंद ए ओ, थोड़ा खुला औ, खुल करके बंद होता है, यानी आधा खुला रहता है फिर बंद हो जाता है। इस तरीके से जो है ये आपके स्वरों का वो था विभाजन। और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो जो है अब उच्चारण के आधार पर जो है फिर वहाँ से उच्चारण के स्थान के आधार पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर जो है अब कौन कौन से जो है ये स्वर कहाँ कहाँ से निकल करके आते हैं, उनकी आवाज़ कहाँ से आती है। कंठ, इसे कंठ भी कहते हैं आप लोग, कंठ से ओ, आ, और एक वो विसर्ग वाला भी मैं यहीं लिख दे रहा हूँ अह। बहुत लोग इसे भी स्वर मान लेते हैं, लेकिन ये स्वर है नहीं, ये मैं अलग से इसलिए डाल दे रहा हूँ। ये कंठ से इसकी आवाज़ आती है। फिर तालु से, तालु या तालव्य बोलते हैं, यहाँ से ये कौन कौन से आते हैं, तो उसमें आते हैं ई और ई, क्लियर। मूर्धा से यानी मूर्धन्य, मूर्धन्य जो स्वर होते हैं वो होता है री। री को जब आप बोलते हैं तो र जो है ऊपर जो जीभ पलट करके फिर नीचे आती है तो वो मूर्धा कहलाती है। ओष्ठ, ओष्ठ से जो है कौन कौन से जो है निकल के आते हैं, ऊ और ऊ, ठीक। कंठ, तालव्य, तालु को तालव्य मिला करके लिखा। कंठ तालव्य में कौन कौन से आते हैं, तो ए और आई। फिर कंठ, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक, वो होते हैं ओ और औ। प्रोनाउंस भी करना अगर आप लोगों को आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। स्वरों के इसी प्रकार से विभेद किए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद में जो है अब आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। अब 11 स्वर आप पढ़ चुके, इसके बाद जो है अंग और अ। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं, ठीक। इन दोनों को कंबाइंड रूप से मिलाकर के अयोगवाह कहा जाता है। ये दोनों अयोगवाह हैं। ठीक, ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, यानी अब देखिए 13 हो गए, 11 और 2 13। मैं यहाँ 11 + 2, अभी 52 करने हैं पूरे, तो 52 तो करने ही करने होंगे। अभी जो स्वर हैं उन स्वरों का अभी एक थोड़ा सा और रह गया है। ओठ, जो हमारे होठ होते हैं, जब हम बोलते हैं तो होठ ऊपर निचले जो है ये होती है, तो ओठ के खुलने के आधार पर भी जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। कैसे कैसे होता है, तो उसे ओठ के खुलने के आधार पर, ओठ के खुलने के आधार पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पहला सहज, या फिर जो है उसे प्रसृत बोलते हैं,
प्रसृत या उसे वर्तुल भी कह करके पुकारते हैं। ठीक, बल्कि अवर्तुल कहेंगे इसे। दूसरा होता है वर्तुल। उसके बाद होता है एक अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल 3 प्रकार के होते हैं। अर्धवर्तुल का मतलब आप लोग अब जान लीजिए, वर्तुल का मतलब गोलाकार, अवर्तुल का मतलब बंद जैसा ही, वो गोलाकार नहीं होगा, और अर्धवर्तुल का मतलब गोला तो होगा लेकिन आधा टाइप का होगा। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो सहज प्रवृत्त, प्रसृत या फिर अवर्तुल प्रकार के जो स्वर होते हैं वो होते हैं आप लोगों के ई, ए, ऐ, ई, ए और ऐ। वर्तुल प्रकार की अगर बात करें तो उ, ओ, औ। उसमें मुंह गोल जैसा रहता है, ओ, ऊ। अर्धवर्तुल जिसमें आधा ही मुंह खुलता है वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है आ से आम जो होता है वो अर्धवर्तुल प्रकार का होता है। ठीक, इसी प्रकार से जो है जिह्वा के मांसपेशी के आधार पर अगर कहा जाए तो फिर यही स्वर अलग अलग जगहों पर आते हैं। अब देखिए स्वरों के इतने विभेद हैं तो अभी व्यंजन के विभेद भी आएंगे। जिह्वा की मांसपेशियों के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शिथिल स्वर और होते हैं कठोर स्वर। शिथिल स्वर कौन से होते हैं? अ, ई और उ। अ, ई और उ यानी ह्रस्व स्वर। इसी प्रकार से जो कठोर होते हैं वो लगभग दीर्घ स्वर हैं सारे के सारे। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। क्लियर है? स्वरों का इतना ही विभेद जो मुझे जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को दे दी। हो सकता है कि आपको जो किताबें हों उनमें आपने अभी तक ये पढ़ा ही ना हो, लेकिन पेपर में तो आएगा, क्योंकि अच्छे, इसीलिए कहा जाता है अच्छे राइटरों की बुक पढ़ें। अभी कुछ दिनों पहले मैं जो है अपने SSC के जो चेयरमैन है, उस SSC के चेयरमैन साहब के जो है एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि जो ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें। ऑथेंटिक बुक्स मतलब अच्छे राइटर्स की बुक। ये जो आते हैं ना चिरकुटिया किताब जिसे कह सकते हैं आप लोग, उनको पढ़ना आप बंद करें। आप लोग अच्छे से राइटरों की बुक पढ़ें। हिंदी में भी जैसे डॉक्टर हरदेव बहारी साहब हैं, उनकी किताब पढ़ सकते हैं। मैं देखो किसी की किताब, किसी पब्लिकेशन का मैं प्रचार नहीं करता, लेकिन अच्छे राइटर की किताब पढ़ें। वासुदेव नंदन प्रसाद जी हैं, उनकी किताब पढ़िए आप लोग। आप लोगों के PN पांडे साहब हैं, उनकी किताब पढ़ सकते हैं। हालांकि PN पांडे साहब जो है उन्होंने वो कलेक्शन कर रखा है, और वो हालांकि बहुत प्रतिष्ठित राइटर नहीं, लेकिन तब भी उनकी अच्छी किताब है। तो मैं किसी भी उसका नहीं कहूँगा कि ये प्रकाशन की, ये फला प्रकाशन की किताब पढ़ें। ये राइटर्स हैं, इन राइटरों की किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इनकी किताबें लगती हैं, और जो है ये इसलिए इनकी किताबों को पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनों की संख्या 33 है। ये तो मोटा मोटा आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, अब करते क्या है कि इस व्यंजनों को ठीक से पढ़ा जाए, क्योंकि व्यंजनों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं।
और खूब करके पूछे जाते हैं। तब इस व्यंजनों को ही हम लोग लिख लेते हैं। व्यंजन 33 है, कौन कौन से हैं तो आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम है। जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसमें कहीं पे भी जो है कोई दिक्कत नहीं है। क, ख, ग, घ, और बहुत से लोग तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाते हैं। पढ़ते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन कर ही नहीं पाते हैं। मैं आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन भी करना बताऊंगा, थोड़ी देर अभी वीडियो में बने रहिए। च, छ, ज, झ, और ये वाला भी आप लोग, बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते, मैं उन्हीं लोगों के लिए भी रोक करके रखे हुए हूँ। आप लोग जब तक मन में इसे पढ़ते रहिए। ट, ठ, ड, ढ, और इसका भी प्रोनाउंसिएशन त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म, य, र, ल, व, स, ह। लास्ट में ये भी लिख देता हूँ, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये अलग है, सिर्फ 33 यहीं तक है, इनको गिन लीजिए। अब जो है ये 33 व्यंजन जो है ये क से लेकर के ह तक। अब ध्यान रहे कि जो व्यंजन है बिना स्वरों की सहायता को उनके उच्चारित नहीं किया जा सकता है। इनकी जो मूल जो ध्वनि होती है वो मूल ध्वनि जो है इसकी मूल धातु कहलाती है। मूल धातु जिसे हम लोग हाफ यानी आधा क, आधा ख, आधा ग कह करके पुकारते हैं, वो इनकी मूल धातु होती है। जिसमें हम लोग जैसे क है तो क के नीचे हलंत लगा दिया तो ये हो गया इसकी क, ये इसकी मूल धातु है। ऐसे ग इसकी मूल धातु हो गई ये। तो इसी प्रकार से इन सब की मूल धातु इसके हाफ वाले हैं। जब इसमें स्वर को ऐड कर लिया जाता है तभी बोल जाते हैं। यानी इस क का मतलब हो गया है क धन अ। अब यही होता जी तो ज धन ई, ये हो गया जी। तो व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता के नहीं उच्चारित किया जा सकता, जबकि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उनका उच्चारण भी स्वतंत्र होता है, बस उसमें टाइमिंग लगती है उसी हिसाब से। ठीक, तो ये देखिए पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये जो है आप लोगों के 5, जब हम इधर से ही पढ़ते हैं तो भी 5 ही है। 1 2 3 4 5 तेनी 5 पंजे 25 हो गए। इन्हें वर्ग कहा जाता है क्योंकि 5 का वर्ग हो गया ये 5 स्क्वायर। तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, क च ट त प वर्ग। आगे संधि जब पढ़ रहे होंगे तो आप संधि में भी ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। तो ये जितने भी हैं ये जो वर्ग वाले हैं इनको कहते हैं स्पर्श या संघर्ष व्यंजन। स्पर्श, संघर्ष व्यंजन। क्लियर है? अब इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। संघर्ष से मुख्यतः यही वाली लाइनें आती हैं, च छ ज झ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा घसघसाहट सी आवाज़ आती है, इसलिए इनको संघर्ष व्यंजन कहा जाता है। बाकी ये सब स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये जो दूसरा वाला य र ल व जो है, ये 4 जो वर्ड हैं य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक, ये हिंदी के सारे गुण हैं, क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। जबकि ये वाले जो 5 हैं, ये 4 जो हैं, श स ह, ठीक, इनको हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक, इतनी बात सही आएगी।
ये जो दो, ये जो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो चार हैं, इनको हम लोग जो है संयुक्त व्यंजन कह के बाद, ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। स्वतंत्र व्यंजन से 33 ही होते हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, इसी प्रकार से जो है दो और भी शब्द निकल करके आते हैं, दो और अक्षर हैं, एक ये ढ के साथ में नीचे बिंदी और एक ड के साथ में नीचे बिंदी, ढ और ड। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ये दो जो है, अब देखो आप लोग 13 पहले हो चुके थे, 33 ये हो गए, और दो ये हो गए, कितने हो गए ये 33 और 11 44 और 4 48 और ये रे 4, कुल मिलाकर के इन 52 का हम लोग हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए मैं ये जो, क्योंकि मेरे पास जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी जो है होती हैं, इसको मैं बार बार मिटाऊंगा तो मेरे लिए बहुत टाइम लग जाएगा। द्विगुण व्यंजन आप लोगों के समझ में आ गया। द्विगुण व्यंजन को उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन, या फिर इनको जो है मूर्धन्य तड़ित व्यंजन भी कहा जाता है। मूर्धन्य तड़ित व्यंजन भी, ये सब एक ही चीज के नाम है। ठीक, ध्यान रहे कि इन दोनों जो है वर्णों का यानी व्यंजनों का प्रयोग जो है केवल जो है शब्दों के मध्य में और अंत में ही होता है। इनसे कोई भी अक्षर शुरू यानी कोई भी शब्द जो है की शुरुआत इन दोनों व्यंजनों से नहीं होती है। क्लियर है? हाँ, हो सकता है आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा इनको अब रब किए दे रहा हूँ कि अभी बहुत कुछ निकाल करके लाना है। अब आ जाते हैं, अब ये क ख ग घ ये 5 वर्ण हैं। इन पांचों वर्गों के जो 5वें वर्ण हैं, ये पांचों वर्गों के 5वें वर्ण जो होते हैं इनको अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक। ठीक, इनको अनुनासिक कहते हैं। अब इनको जो है इनका प्रोनाउंसिएशन भी कर लेते हैं। देखिए, अनुनासिक का मतलब जो नाक का जो ये जड़ वाला हिस्सा है, ऊपरी वाला हिस्सा, वहां इनको पढ़ते समय जोर पड़ता है, इसको अनुनासिक यानी नाक पे भी बल पड़ता है। अब ये क ख ग घ, बहुत से लोगों को ये पता रहता है कि ये अणा है, अणा है, अणा, या कुछ लोग अंगा खाली भी कह देते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, क ख ग घ अंग या अणा कुछ भी बोल लेते हैं। च छ ज झ अणा, टा ठा डा ढा अणा। मैंने कई लोगों को सुना है, मैंने लगभग अपने 23 वर्षों के इस पढ़ाने के जीवन में कई लोगों को देखा है इसी प्रकार से पढ़ते हैं। उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया है ठीक से, या उनको सही पढ़ाया गया है वो ठीक से पढ़े ही नहीं है। कई लोगों का तो टेस्ट लेते समय MA करके आते हैं और कहते हैं कि अगर क से लेकर के ज्ञ तक लिख दो तो वो शुद्ध लिख भी नहीं पाते हैं। प्रोनाउंसिएशन तो बहुत दूर की बात हो गई, प्रोनाउंसिएशन करना भी आपको आना चाहिए। क ख ग घ इसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अंगा, ये नॉट अंगा, इसे बोलते हैं गाँव। क्या बोलते हैं? गाँव। साउंड भी एकदम क्लियर आना चाहिए, गाँव। इसे च छ ज झ, कुछ लोग बोलते हैं इया, नॉट इया, यह है या। या बोलते समय यहाँ जोर पड़ेगा आप लोगों के। इसी प्रकार से ट ठ ड ढ अणा, इसे बोलते हैं अणा। अणा लोग बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन अणा शुद्ध उच्चारण नहीं है, यह है अणा। बिल्कुल एकदम क्लियर खट आवाज आनी चाहिए। त थ द ध न प फ ब भ म,
म भी बोलते हैं तो यहाँ जोर पड़ता है, तो नाक पे जोर पड़ेगा, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, इन सभी लोगों की, ये जो जितने भी व्यंजन ये जो है, इनकी आवाज़ निकालते हैं कि इनकी आवाज़ एक्चुअल में आती कहाँ से है। हमारे मुंह आती आवाज़ मुंह में से ही है, तो और तो कहीं से आती नहीं, लेकिन मुंह में भी किस जगह से पर्टिकुलर इसकी आवाज़ को हम निकाल पाते हैं। ठीक, तो ये क वर्ग का जो है क ख ग घ अंग, आप लोग जब इसे प्रोनाउंस कर रहे होंगे आराम से करिए, क ख, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो ये जो है कंठ से आवाज़ आती है, जिसे कंठ कहते हैं। ठीक, ये कंठ व्यंजन हो गया। ऐसे ही त च छ ज झ य, जब च छ ज झ य बोलते हैं तो च जो है, ये जीभ जो है वो तालु को टच करती है, तभी इसकी आवाज़ निकल पाती है, तो इसे तालव्य के व्यंजन कहते हैं। ट ठ ड ढ ण ट, कुछ लोग कहते हैं ट नहीं है, ट एकदम टक की आवाज़ आनी चाहिए। ये टक की जो आवाज़ आती है, जब तक जीभ आपकी पलट करके ऊपर वाले तालु को छू करके जब तक नहीं छूटेगी, तब तक जो है ये आवाज़ निकल नहीं सकती। वही बोलते हैं जो नीचे एक आपके जीभ के नीचे एक वो आरी टाइप की होती है, एक धागा टाइप का, वो धागा खिंचता है, उसे ही मूर्धा कहते हैं, इसीलिए ये मूर्धन्य व्यंजन है। आवाज़ निकालिए, मैं तो कहता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके, अगर आपको ये याद नहीं करने हैं, आपको ये आवाज़ निकलती है वहाँ पे टा, लेकिन मूर्धा का पता होना चाहिए। इसी प्रकार से जब आते हैं त थ द ध न, जब त थ द ध न की जब बात करते हैं तो त की जब आवाज़ निकलती है तो जीभ दांतों को टच करती है, तभी निकल करके आती है, तो इसे दंत व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, दंत व्यंजन। प फ ब भ म, ये वो आवाज़ है, यानी ये वो व्यंजन है जिसे गूंगे ही बोल सकते हैं। प प, इस तरह की आवाज़ निकल करके आती है, यानी सिर्फ होठों की जरूरत होती है, इसमें जीवा काम नहीं करती है, इसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? य र ल व, य र ल व, ये चारों अलग अलग जगहों से आवाज़ निकलती है। य की आवाज़ तालु से निकलती है, तो यह वाला तालव्य है। र जब बोलते हैं तो मूर्धा, र में भी जीभ पलटती है, तो यह मूर्धन्य व्यंजन है। ल जो है वो कहाँ से निकलती है, तो वो द से, दंत। और वह जो है कहाँ से निकल करके आती है, तो दंत और ओष्ठ से निकल करके आती है, इसे दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से ये स ये दोनों की आवाज़, ये वाला स जो है तालव्य सा बोलते हैं, इसे मूर्धन्य सा बोलते हैं, और इसे दंती सा बोलते हैं। तो ये जो है इनकी आवाज़ यहाँ से आती है। और ह को जो है इसे काकल्य बोलते हैं। इसको ह को बोलने के लिए कुछ अलग ही स्थान है, उसे काकल्य जो कह करके स्थान है वो काकल्य व्यंजन बोलते हैं। काकल्य व्यंजन, क्लियर है? ठीक, ल के बारे में एक स्पेशल यहाँ पे और करेक्टर लिख दीजिए। ल को जो है पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन। र को लुंठ व्यंजन भी कह करके पुकारते हैं। लुंठ व्यंजन। ठीक, मैंने आपको बताया ही था कि य और व, य र ल व तो नहीं, य और व जो है ये दोनों के दोनों अर्धस्वर कहलाते हैं। मैंने पहले आपको चारों कह दिए थे, लेकिन य और व है जो कि अर्धस्वर कहलाते हैं। य एंड व अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक,
अब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ये किनको किनको जोड़ करके बनता है, तो ये पूरा का पूरा देखिए, ये जो है ये क धन स का एडिशन है। ऐसे ये त्र जो है वो त धन र का फुल एडिशन है। ज्ञ, वैसे जो संस्कृत वाले जो लोग उसे ज्ञ बोल करके पुकारते हैं, तो ये ज और य, ज और विज्ञान बोलते हैं इसे वो लोग। और ये स्र वाला जो है स धन र कह करके पुकारा जाता है। ठीक, ज और य नहीं है, ये य वाला है, ये विज्ञान, ये वाला। ठीक, चलो जी, इतने के बाद जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, जो ये अंतस्थ व्यंजन है, और सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये वाला है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये सब अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वह अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके अलावा जो है ये जो अंतस्थ व्यंजन है यह भी अल्प प्राण है। प्राण का मतलब वायु, जो वायु निकल करके आती है, तो इसमें कम हवा, यानी इन्हें प्रोनाउंस करने में हवा कम निकालनी पड़ती है। जबकि इन्हीं वर्गों के 5 दूसरे और जो चौथा वर्ण है ये महाप्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा अल्प प्राण, वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा, साथ साथ में जो है आपका अंतस्थ व्यंजन, और महाप्राण में जो है दूसरा और चौथा, और इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन है यानी ये वाले, ये भी सब महाप्राण कहलाते हैं। अब आते हैं आपके इन्हीं में से, जब हम लोग कहते हैं डबल वर्ड लिखते हैं, जैसे समुच्चारित एक शब्द है, समुच्चारित। अब यहां पर देखो, एक आधा च और आधा पूरा च दोनों निकल कर क्या आया, तो इनको हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कह करके पुकारते हैं। द्वित्व व्यंजन यानी डबल, द्वित्व मतलब डबल प्रयोग होने वाले। ऐसी वो आधा क, लिखते हैं ना सर दिक्कत, तो ये जो दोनों मिलकर के ये क्या हो जाएगा, ये द्वित्व है ये। ठीक है, ठीक। इसके अलावा जो है इनमें भी, जैसे आपको बताया था कि घोष या सघोष और अघोष, यानी सघोष और अघोष भी होते हैं। तो ध्यान रखें कि जो स्पर्श व्यंजन, यानी ये स्पर्श है, यानी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण जो हैं वह पहला और दूसरा, ये क्या कहलाते हैं, ये अघोष कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन के पहले और दूसरे वर्ण जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अघोष कहलाते हैं। ठीक, यानी ये वाली की पूरी जो सीरीज हो गई, ये पहला और दूसरा, और इधर वाले जो है सघोष में, वो यहाँ से लेकर के ये 3, 4, 5 ये है घोष,
या सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 4 5 1 2। ठीक, ध्यान रहे कि अघोष में जो है इसके साथ में जो है ये तीनों प्रकार के जो स हैं वो इसी में यही जो स और स यह भी अघोष ही कहलाते हैं। जहाँ तक सघोष की अगर बात करें तो य, र, ल, व और ह ये जो है ये सब सघोष ही है। क्लियर है? इस प्रकार से अघोष और सघोष भी आप लोगों का। अब देखिए स्वर और व्यंजन आप लोगों के बिल्कुल लगभग कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ से इन्हीं वर्णों से यानी स्वर अथवा व्यंजन, यही जो 52 वर्ण हैं यानी 52 जो है आपके अक्षर भी आप लोग कह देते हैं, इन 52 अक्षरों से मिल करके आप लोग शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्द से ही सारा खेल निकल करके आता है। शब्दों के लिए जो है मैं चाहूँगा कि एक अगली नई वीडियो, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो शब्द में जो है लगभग काफ़ी एक लंबा सारा जो है बहुत सारा शब्द है, इसलिए मैं इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को छूट गया होगा, तो सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग जो है इसे लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि आप लोगों को अंदर जो है आप लोगों को इसमें क्या अच्छा लगा। कुछ ख़राब लगा हो तो वो भी बताइए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी सत्य बोलें, मैं सत्य बोलने की कोशिश करता हूँ। जो है नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर के आऊँगा। छोटे छोटे वीडियो रहते हैं तो आप लोगों को भी आनंद आता है, मुझे भी अच्छा लगता है। अभी थोड़ा व्यस्तता भी चल रही है, तो जो है आज के लिए जो इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, जो है हैव ए नाइस डे। और मैं एक बार फिर कहूँगा, अभी तक भी अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि जो है हमारी उत्तरांचल की भोली भाली जनता जो है, या मैं कहता हूँ देश भर की जो भोली भाली जनता है, वो मुझसे जुड़ सके। कोई पे नहीं करना आप लोगों को। ओके, वेल डन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर विजय होंगे। एक संकल्प कीजिए कि आज हम लोग विजयी होंगे ही होंगे, क्योंकि बिना संकल्प के आपकी जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती है। ओके।